सभी का त्रिशूल आरबीएससी हब चैनल में आपका स्वागत है। आज से अपने इस चैनल पर 9th क्लास की जो पूरी एनसीईआरटी है उसका सिलेबस चालू होने जा रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 अपन आज से पढ़ेंगे। जिसमें पूरे चैप्टर करवाए जाएंगे आपको क्लास 9th में प्योरली एनसीईआरटी, जिसमें पूरे नोट्स आपको इस वाइट बोर्ड पे लिखवाए जाएंगे और नोट्स, लिखित नोट्स भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप यकीन मानो इस नोट्स में मैंने पूरा प्रयास किया है कि पूरा सिलेबस हूबहू ऐसा का ऐसा उसमें आ जावे, और वो भी बिल्कुल सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में, ताकि आप इससे किसी कंपटीशन में भी जनरल साइंस आए तो वो भी सही कर सको। इतना अच्छे से आपको समझाया जाएगा तथा 9th क्लास में भी आप 100 में से 100 नंबर का स्कोर आराम से कर सकते हो यदि आप प्योरली इन नोट्स को पढ़ते हो। इन नोट्स ये क्लास लेने के बाद और नोट्स पढ़ने के बाद आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है, ना कोई वीडियो वगैरह देखने की आवश्यकता है। इन वीडियो को आप एक दो बार देख लें और नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। मैं बिना टाइम खराब किए शुरू करता हूँ। क्लास 9th कक्षा, ध्यान रखना कक्षा 9th पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा विषय पढ़ेंगे? विज्ञान विषय। मीडियम कौन सा पढ़ेंगे? तो देखो इंग्लिश वर्ड भी मैं बीच बीच में यूज कर लूँगा, लेकिन वैसे प्योरली कौन सा है? हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे, हिंदी माध्यम। और ये बोले किस बोर्ड के लिए ज़रूरी है? तो ये राजस्थान बोर्ड हो, बोले यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ये सब बोर्डों में, क्योंकि सभी जगह एनसीईआरटी चलती है। तो ये प्योरली किसकी पढ़ेंगे अपन? एनसीईआरटी। और वैसे राजस्थान में ज़्यादा हूँ तो राजस्थान बोर्ड आरबीएससी। तो ये चीज़ अपन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैनल पे चलती रहेंगी, रोज़ क्लासें आती रहेंगी। एक चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं इन चीज़ों को, तो इसमें लाजमी बात है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़े वीडियोस लंबे होंगे, अच्छे से समझेंगे लिखेंगे तो वीडियोस लंबे होंगे। और वैसे भी आपको एक बार कोर्स पूरी तरीके से ढंग से पढ़ लेना चाहिए, फिर ही कोई शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट नोट्स देखने चाहिए। पहले एक बार कम से कम कोर्स को पूरी डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ आपको डिटेल्ड में पढ़ाई जाएगी हर चीज़। तो बहुत ज़्यादा नोट्स भी लिखवाए जाएंगे, नोट्स भी कोई शॉर्ट वगैरह नहीं लिखवाए जाएंगे, प्योरली बड़े लॉन्ग टर्म वाले नोट्स, ये अच्छे नोट्स लिखवाए जाएंगे जिनको आप अच्छे से याद करें। उन नोट्सों को या आप बोर्ड से खुद लिखोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आपको अच्छे से नोट्स याद होंगे। और वैसे मैं PDF भी दे दूँगा, उस PDF से भी आप देख सकते हो। यदि आप बोर्ड पे से लिख नहीं पा रहे हो, वैसे आप वीडियो रोक के बोर्ड से लिख सकते हो। तो अभी अपन आज कौन सा अध्याय चालू करेंगे? अध्याय नंबर 1, अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। मैं बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ाऊंगा ताकि कमज़ोर बच्चे से लेके टॉपर बच्चे तक इसको आसानी से पढ़ सकें, याद कर सकें। यदि आपको स्पीड स्लो लगती हो तो आप इसको YouTube के ऊपर 1.25 1.5 गुणा कर सकते हैं। तो अध्याय नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 साइंस सब्जेक्ट, हिंदी माध्यम में, एनसीईआरटी बुक आपकी। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में अपन प्योरली पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुण कैसे होते हैं, पदार्थ बनता किन चीज़ों से मिलके है, उन कणों के क्या गुण होते हैं, यदि परमाणु बनता है तो परमाणु क्या होता है, इन सब का अध्ययन अपन करेंगे। ठोस द्रव्य गैस के बारे में भी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में बिना टाइम खराब के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हेडिंग डाल लो, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, और शुरू करते हैं शुरुआत से। पदार्थ, मैंने क्या कहा कि ये कहीं भी इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। पदार्थ क्या होता है? पहली बात, पहली हेडिंग क्या होगी आपकी? पदार्थ होता क्या है? तो इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि कोई भी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता हो, यानी उसमें वजन होना चाहिए, और वो अपना कोई ना कोई स्थान घेरती हो, तो वो पदार्थ कहलाएगा। उसे ही अपन मैटर यानी पदार्थ कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं डस्टर ले लेता हूँ। इस डस्टर को जब आप तोलोगे तो इसमें कोई ना कोई वजन निकलेगा। वजन भले कितना भी कम हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी पदार्थ है, ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में भी कितना वजन होता है। और ये देखो यहाँ पे अपना स्थान घेरा है, खुद का इसका एक स्थान घेरा है अपने,
और इसका अपना एक आयतन है। कुल मिला के स्थान घेरने का मतलब क्या होता है, इसके पास अपना वॉल्यूम और आयतन होता है। तो इसका मतलब पदार्थ की सीधी सीधी परिभाषा क्या हो गई, वह वस्तु या जिस किसी का कोई भी द्रव्यमान होता है और वो कोई स्थान घेरता है तो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ। तो मैं लिखता हूँ, आशा है आप भी लिखें साथ साथ में, जिस किसी का भी कोई द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तथा वह क्या घेरता है, स्थान, जगह घेरता है, स्थान घेरता है, तो इसे क्या कहेंगे भाई, पदार्थ कहते हैं। याद कर लो। अब आप एग्जाम्पल, सारे पदार्थ हैं, एग्जाम्पल में लिखो तो कोई भी गैस बोल सकते हो, ठोस जैसे आपकी टेबल हो गई, पेन हो गया, पानी हो गया, कुछ भी आप जो नाम लो वो पदार्थ दिख जाएगा, जो अपनी जगह घेरता हो और जिसके पास वजन होता हो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाता है। अर्थात मैं क्या कहूँगा, द्रव्यमान प्लस यदि वो क्या घेरता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरने का मतलब उस पदार्थ का क्या होता है, आयतन, आयतन। तो यदि ये दोनों चीजें एक साथ पाई गई तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, पदार्थ। एक बात कंफर्म हो गई कि पदार्थ क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अगली बात पढ़ते हैं, प्योर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपन, इसे उसी के टॉपिक के अनुसार चल रहे हैं, आप किताब लेके मिला सकते हो। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक का मतलब क्या था, भौतिक का मतलब था जो चीज हमें दिख रही है, मतलब जो चीज हमें महसूस हो रही है, दिख रही है। तो क्या पदार्थ दिखता कैसा है, उसका भौतिक स्वरूप क्या है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाए, यानी उसका पोस्टमार्टम करेंगे अपन कि पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। तो जब पदार्थ को तोड़ा गया, तोड़ते गए, तो अंततः है बहुत ही सूक्ष्म कण प्राप्त हुए, जो अपनी कल्पना से भी परे थे, जिन्हीं को आगे जाके क्या बोला गया था, परमाणु। अर्थात पदार्थ में बहुत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिनको अंततः क्या बोला गया था, परमाणु। और फिर आपने कुछ पुराने वीडियो देखे होंगे, जनरल साइंस वगैरह में पढ़े हैं कि परमाणु के अंदर भी और छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट यदि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण पूछे आपको तो क्या बताना है, परमाणु। परमाणु को और आगे तोड़ना, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही तोड़ सकते हैं, वैसे किसी कण में नहीं तोड़ सकते। तो क्या कहूँगा मैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ अति सूक्ष्म, ये नोट्स लिखवाए जा रहे हैं आपको, अति सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होते हैं। यह कण कल्पना से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतने सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनको नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये क्या मतलब है, मतलब इनको आप तोड़ते जाओगे अंत तुम्हें परमाणु मिल गया, परमाणु को तुम अपनी खुली इन आंखों से नहीं देख पाओगे। परमाणु को देखने के लिए कोई ना कोई तुम्हें मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, कोई यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसी को आगे जाके अपन ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोला था। यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हो, किसी भी परमाणु को आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात इनको नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये थोड़ी आइडेंटिटी चल रही है, नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, जब भी कोई छोटी चीजों को देखते हैं उसके लिए एक यंत्र या मशीन लगती है, जिसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब छोटी चीजें, दर्शी का मतलब देखने वाला, छोटी चीजों को देखने वाला यंत्र क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी। तो इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये बात आपको पदार्थ की समझ में आ गई, इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है। इन छोटे कणों को और क्या कह सकता हूं, इन सूक्ष्म कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इनको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, वरना फिर इनका नेचर बिगड़ जाएगा। मतलब तोड़ा तो आजकल जैसे अपन किसी परमाणु को तोड़ेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे,
प्रोटॉन निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन वो बाद में पदार्थ नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने बहुत ही छोटे कणों में विभाजित हो सकता है। तो छोटा कण क्या माना जाएगा? परमाणु ही। इन सूक्ष्म कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है। इन्हीं कणों को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया भाई। परमाणु मॉडल पढ़ेंगे अपन, चैप्टर नंबर 4 आएगा, इसमें परमाणु के बारे में हर कोई बात कही जाएगी, को परमाणु कहा गया। अब दोबारा देखो भाई इस नोट्स को, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होगा? यदि क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है आपको कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होते हैं। ये कण कल्पना से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। अपन जो सोच है अपनी, जितना अपन सोचते हैं कि कितना छोटा होगा, तो उससे भी बहुत छोटे होते हैं ये। इनको नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इन सूक्ष्म कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, इनको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। और इन्हीं कणों को क्या कहा गया? परमाणु। तो अपन पदार्थ के अंदर घुस चुके हैं। अब इतना पता चल गया कि कोई भी पदार्थ है उसका सूक्ष्म कण कौन होता है? परमाणु होता है। उसका सूक्ष्मतम कण कौन होता है? तो कभी कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आए कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या हो सकता है, तो वो परमाणु हो सकता है, याद रखना। तो मैं यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन यदि यहाँ से कुछ आए कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, कोई ABCD वगैरह आए कंपटीशन वगैरह में, तो क्या होता है सूक्ष्मतम कण? तो आप उत्तर में क्या लिखोगे भाई? परमाणु, याद रखोगे। तो इतना ही बातें आपको याद होगी। तो कॉपी और पेन से आप इनको नोट डाउन करिए, फिर अपन अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अब भौतिक स्वरूप के बाद में अपन पढ़ते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। बिल्कुल अपन NCERT के अनुसार चल रहे हैं सारा का सारा। तो आ जाओ, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, हेडिंग डाल लो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। बहुत ही बड़ा प्रश्न भी आ सकता है यहाँ पे, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत ध्यान से समझने हैं। 4 गुणधर्म याद करने हैं आपको। अभिलाक्षणिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सुन लो भाई, इन वर्डिंग को भी समझ लो कि पदार्थ के जो कण हैं उनके गुण पढ़ेंगे। जो कण है वो कैसे रहते हैं, उनके बीच में खालिस्तान होता है या नहीं होता, वो एक दूसरे को कैसे बांध के रखते हैं, उसमें कितना गैप होता है, वो गति करते हैं या नहीं करते, वो कितने सूक्ष्म होते हैं, इन सब का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो वही होते हैं अभिलाक्षणिक गुणधर्म, यानी इनको कुल मिला के आप पदार्थ के कणों के लक्षण भी बोल सकते हो कि उनमें क्या गुण हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं अपन, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। तो देखो कितने 4 गुणधर्म होते हैं अपने NCERT के हिसाब से। ए नंबर, पहले चारों को लिखूंगा मैं, फिर एक एक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे अपन लोग। तो पहला गुणधर्म क्या होते हैं? पदार्थ, याद करो साथ साथ, के कण अति सूक्ष्म होते हैं। ये पहले बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, ये गुण में भी आ जाएगा वही कि वो बात सेम, अति सूक्ष्म होते हैं भाई। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, अच्छी बात है। पदार्थ के कणों के बीच, वरना NCERT में आपको बिखरी हुई मिलेगी यही चीजें मैं आपको सम्मिलित करके अच्छे से सिखा रहा हूं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, इसको हम प्रयोग से समझेंगे। रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बट उनके बीच में कुछ खाली स्थान या रिक्त स्थान रह जाता है, जिस रिक्त स्थान में अन्य कण आके घुस सकते हैं। 6 नंबर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर, ये सारी प्रॉपर्टी याद करनी है। निरंतर गतिशील होते हैं मतलब पदार्थ के कण इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। और 10 नंबर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलो चारों गुण याद करते हैं अपन लोग। ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं, 4 अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं किसी भी पदार्थ के कणों के। तो देखो कितने गुणधर्म? 4 याद करते हैं। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, याद हो गया।
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब आकर्षित का मतलब बांध के रखते हैं, वरना तो पदार्थ बिखर जाएगा। अब ये मार्कर है, इस मार्कर के प्रत्येक परमाणु ने एक दूसरे को बांध रखा है, एक दूसरे को पकड़ रखा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रखा है, तभी ये मार्कर है। वरना ये अभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाएं, दूर फेंकने लग जाओ तो ये मार्कर बिखर जाएगा। जैसे कि कोई आपने नमक लिया, हाथ में नमक लिया, जमा हुआ नमक, उसको ऐसे मुट्ठी में पकड़ो, बिखर जाता है, तो वही वाली बात है। तो क्या चारों बातें पता चल गई? चारों एक बार और देख लो। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें साथ में याद हो जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पूरे 1 साल मिलता है 9th क्लास पढ़ने के लिए, तो आपको भी आराम से पढ़नी है। पदार्थ के कण निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टियों को अपन डिटेल में एक एक का वर्णन करेंगे ताकि तुम्हारे वर्णन आ जाए तो भी प्रश्न गलत नहीं होवे। तो पहली प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लो, पदार्थ के कण कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म। ये 3 प्रॉपर्टी पर मिटा देता हूँ ताकि इनका वर्णन कर सकूं। तो ये तो इसमें तो पिछली वाली बात ही चिपकानी है, जो भौतिक स्वरूप पढ़ा था उसमें यही बात बोली थी। तो क्या लिखूंगा मैं? पदार्थ के कण, कण का मतलब ही क्या होता है रे? परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं। ऐसे आपको थोड़ा वर्णन करके आना एग्जाम में। अति सूक्ष्म होते हैं, इनको नग्न आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इन कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये इसका वर्णन हो गया भाई। तो भौतिक स्वरूप याद कर लो, भौतिक स्वरूप वाली बात सेम टू सेम यहाँ चिपका देनी है, तुम्हारा काम हो गया। तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, पहली प्रॉपर्टी याद कर लो और लिख लो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ये गुण है, इसको समझते हैं अपन कैसे बन गया रिक्त स्थान। तो ध्यान से देखो, मैं एक कलर का पेन और ले लेता हूं यदि है तो मेरे पास। रिक्त स्थान कैसे बनता है? देखो, ये एक परमाणु है पदार्थ का या कण है, ये ऐसा गोली होते हैं परमाणु, यह ठीक है। फिर दूसरा कण आया, मान लो इससे बिल्कुल चिपक के बैठ गया, ये लो। तीसरा कण आया, ये लो। चौथा कण आया, ये लो। ऐसे तो बनता है कोई भी पदार्थ, एक कण के साथ दूसरे कण जुड़े हुए रहते हैं, ये लो, ये लो। देखो ध्यान से आप, ये कोई पदार्थ बन गया भाई। इस पदार्थ में उस पदार्थ के क्या है? कण है बहुत सारे। लेकिन जब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो ये जब कण एक दूसरे के साथ जुड़े तो बीच बीच में रिक्त स्थान रह गए हैं इनकी आकृति के कारण। आकृति के कारण ये जो बीच बीच में गैप दिख रहे हैं, ये देखो इधर ये गैप दिख गया, इतना गैप दिख रहा है जहाँ ये पदार्थ के कण नहीं आ पाए, फिट नहीं हो पाए। ये वाला गैप देखो, मैं लाल पेन लेता हूँ भाई, ये वाले गैप देखो, ये वाले गैप दिख रहे हैं, ये गैप दिखे नहीं दिखे? दिख जाएंगे, थोड़ा जूम करके देख लो।
ये वाले गैप दिखे, ये गैप तो देखा होगा आपने। इसलिए ये कहा जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। अब यदि तुम इस पदार्थ में कोई ऐसी चीज मिलाओगे जिसके कण छोटे छोटे हों तो वो कण इसमें आके फंस जाएंगे। तो उसी से कहते हैं कोई चीज़ घुल जाती है एक दूसरे में। घुलने का कारण क्या है कि किसी पदार्थ में बीच बीच में रिक्त स्थान पड़े हुए रहते हैं, उस रिक्त स्थान में कोई दूसरी चीज़ आके बैठ जाएगी और इन रिक्त स्थान को भर देगी, तो वो चीज़ उसमें मानी जाएगी घुल गए। जैसे पानी के अंदर तुम चीनी को घोल दो तो वो उसके अंदर घुल जाएगी, उसके बीच बीच में जगह बना लेगी। तो ये वाले होता है रिक्त स्थान। ये डायग्राम बनाना है आपको। तो ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, रिक्त स्थान। और ये क्या है आपके परमाणु, ये गोल गोल, ये बीच में रिक्त स्थान नहीं है तो परमाणु है, मान लो। कौन है, परमाणु, परमाणु, परमाणु। ये सब लोग कौन है, परमाणु, 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 परमाणु। ऐसे आपको बारीकी से पढ़ना है भाई, फील लेनी है, फील ले लेके पढ़ना है कि मेरे को हर चीज आने लग जाए इस हिसाब से। तो अब मैं थोड़ी सी डिटेलियां लिख सकता हूं इसके बारे में। मैं क्या कहूंगा, प्रत्येक यानी ये पदार्थ गैप सब पदार्थों में पाया जाएगा। कुछ पदार्थों में गैप कम मिलेगा, कुछ पदार्थों में गैप ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी पदार्थ में गैप नहीं होगा, गैप जरूर मिल जाएगा आपको। प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। भाई ध्यान देना, रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। अब आपको एक एनसीईआरटी का प्रयोग है, क्रियाकलाप है, वो भी लिखवा देते हैं। वो आ जावे और आ जाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, प्रयोग प्रैक्टिकल करोगे। और ये प्रैक्टिकल घर पे आसानी से किया जा सकता है, इतना इजी है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक बीकर ले लो। सर हमारे पास तो बीकर नहीं है घर पे, कोई बात नहीं, कांच का गिलास है, कांच का गिलास ले लो। कांच के गिलास में पानी भर लो। हाँ पानी तो है, कोई बात नहीं है, तो भर लो। ये लो पानी भर लिया। और एक मार्कर ले लो, पेन ले लो, जो भी है, इससे इनको मार्क कर लो कि गिलास तुमने कहाँ तक भरा। ये लो मार्क कर लिया मैंने। तो इस गिलास में क्या है, ये पानी से भरा बीकर है। कभी बीकर नहीं बोलूँ मैं तो गिलास बोलूँ तो गिलास बोल दो। ये लो गिलास है। अब तुमने क्या किया, क्या कोई ना, यही था क्या प्रयोग, नहीं, आगे सुनो तो सही एक बार। फिर तुमने क्या लिया, वही बीकर मतलब जितना भरा हुआ था, उसके अंदर एक चीनी चम्मच की ला के डाल दी। ये लीजिए मैंने एक चम्मच बनाई है, इसके अंदर क्या है, चीनी। ये क्या है, चीनी। देखो भाई ये प्रयोग सावधानी से घर में करना, मम्मी ने यदि देख लिया चीनी बिगाड़ते हुए तो तुम्हारी कुटाई तय है। तो ये चीनी लाया मैं और ये बीकर के अंदर डाल दी। यदि मम्मी देख भी ले तो मम्मी को बोल देना मम्मी शिकंजी बना रहा था मैं, तो ऐसा मत बोलना प्रयोग कर रहा था। फिर नींबू भी साथ में रखना। तो ये डाल दी मैंने चीनी, और जैसे आपने देखा ये पूरी तरह घुल गई। तो ये लो, इसको हिलाते हिलाते तुमने घोल दी, तो घोल दिया, ठीक है। ये इसमें कौन कौन है, अब इसमें पानी है प्लस चीनी है। चीनी अब दिखाई नहीं देगी, आपको पता है, तो गई कहाँ वो चीनी। सोचो कि सर चीनी तो पानी में घुल गई। तो आप सोचो यदि बाहर से तुमने कोई स्थान घेरती है वो, तो वो चीनी अंदर जाके अपना स्थान घेर रही होगी, तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। जैसे पानी का गिलास लिया तुमने, पानी के गिलास में तुमने पत्थर डाल दिया, तो पत्थर जाके पेंदे में बैठ जाएगा, वो पत्थर जाके अपना स्थान घेरेगा, तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, ऊपर। पानी कहाँ जाएगा, थोड़ा ऊपर। ये पुरानी किताबों में तुमने, पुरानी छोटी क्लासों में कहावत वो कौन सी थी, कोए वाली खानी पड़ी होगी। एक मटके में पानी कम था तो एक वो कंकड़ डालता है कोआ, तो वो कंकड़ नीचे बैठते जाते हैं, वो कंकड़ अपना स्थान नीचे घेरते हैं, तो पानी ऊपर आता जाता है, कोआ पानी पी के जिंदा बच जाता है। तो ये कुछ मामला यहाँ क्यों नहीं हुआ, आप देखोगे कि जो पानी का लेवल यहाँ था ना, वही पानी का लेवल यहाँ ही है अभी के अभी, वो लेवल ऊपर नहीं गया। इस चीनी जीता ही तुम पत्थर डालोगे ना तो पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा, लेकिन चीनी डालने के बावजूद वो पानी का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, उस निशान के पास ही रहेगा। इसका मतलब इस चीनी ने अपना स्थान घेरा या नहीं घेरा।
आप 1 मिनट के लिए ध्यान से चीज़ों को एनालिसिस करें, अपनी बुद्धि लगाएं, सोचें कि वो चीनी गई कहाँ। तो इसका सही आंसर यहाँ है। इसको आप ध्यान से देखो। ये जो तुम्हें परमाणु 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 दिख रहे हैं, ये पानी के परमाणु मान लो एक बार के लिए। किसके परमाणु मान लो? पानी के। ये पानी है और पानी के परमाणुओं के बीच में कौन है? रिक्त स्थान। बीच में कौन है? रिक्त स्थान। जैसे ही तुमने चीनी डाली, चीनी पानी के अंदर जाने के बाद में घुल गई। घुलने का मतलब होता है उसके चीनी के परमाणु दूर दूर चले गए, थोड़े दूर दूर हो गए, और वो परमाणु यहाँ जाके फंस गए इस रिक्त स्थान में। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा स्थान नहीं घेर पाए, पानी का लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि पानी के अंदर ही अंदर बीच बीच में जो गैप था ना स्थान, उसके अंदर वो चीनी के परमाणु पानी के परमाणु से छोटे हैं। तो वो वहाँ जा जाके बैठ गए और वहाँ पे बैठने से उस रिक्त स्थान में जा जाके फंस गए, तो उससे उस पानी का लेवल ऊपर नहीं आया। इससे इस प्रयोग से सिद्ध होता है, इस प्रयोग से यही सिद्ध हुआ कि भाई यदि चीनी अपना अलग स्थान घेरती तो पानी का लेवल बढ़ता, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब वो चीनी गई कहाँ? चीनी तो है तो अंदर ही। इसका मतलब पानी के परमाणुओं या अणुओं के बीच, अणु भी हो सकता है, अणुओं के बीच में जो बीच बीच में जगह है उसमें चीनी जा जाके फिट हो गई। अब यहाँ कोई कण आके बैठ गया रे बीच बीच में, तो ये पानी तो इतना ही रहने वाला, पानी तो फैला ही नहीं, क्योंकि उसने तो रिक्त जगह छोड़ी है। अब तुम्हारी क्लास में तुम एकदम फिट टू फिट बैठे हो, तुम्हारी बीच की जगह में आके कोई एक बच्चा और बैठ जाए तो बाकी बच्चे क्लास से बाहर नहीं निकलने वाले, क्योंकि वो खाली जगह में जाके बैठा है, तो पानी का लेवल नहीं बढ़ने वाला। तो यही वाली बात यहाँ सिद्ध हो गई कि भाई पानी से भरा भी कर लिया था। ये प्रयोग आप समझा सकते हो आसानी से। उसमें चीनी डाली, तुमने देखा पानी का जल स्तर बढ़ा नहीं, पानी का स्तर बढ़ा नहीं, बदला नहीं, ना कम हुआ ना अधिक हुआ। तो इसका मतलब ये प्रयोग क्या सिद्ध करता है? ये प्रयोग यह सिद्ध करता है कि किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो इस प्रयोग की फोटो बना लो, ये चित्र बना लो, और इस प्रयोग को अपन नीचे लिख भी देते हैं, क्योंकि अपन को हर चीज़ लिखनी है तो पूरा ही लिखेंगे अब। तो इस प्रयोग को अपन नीचे लिख देते हैं कि चित्रानुसार ऐसा ऐसा हमने किया और ऐसा हमने इसको प्राप्त किया। तो ये चित्र बना लो, फिर मैं ऊपर से मिटा देता हूँ इसको। अब इस अपन प्रयोग को वर्णन कर देते हैं। तो मैं क्या कहूँगा? चित्रानुसार, या आप साथ साथ लिख सकते हो, चित्रानुसार एक आधा पानी से भरा बीकर लेते हैं, आधा पानी से भरा बीकर लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, बीकर लेते हैं, तथा इस पर पानी के स्तर को, पानी का स्तर लेवल, पानी के स्तर को चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित का मतलब कोई मार्क लगा लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, ओके। अब इस बीकर में 1 चम्मच, चम्मच ही लानी है, बड़े वाला चमचा नहीं होना, चीनी खत्म हो जाएगी, फिर तो लेवल भी बढ़ सकता है। एक लिमिट होती है इन चीज़ों की, जितना खाली स्थान होता है उतना ही बढ़ना है। ऐसा नहीं खाली बहुत सारी चीनी डाल दोगे तो लेवल ऊपर जाएगा, खाली स्थान बढ़ने के बाद में बाकी चीनी बचेगी, वो तो अपना स्थान घेरेगी, तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। यानी एक लिमिटेड ही रिक्त स्थान होता है, तो लिमिटेड ही चीज़ें डाली जा सकती है उसमें। अब इस बीकर में 1 चम्मच चीनी डालकर मिश्रित कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, यानी मिक्स कर देते हैं। तो हम देखते हैं, मैंने तो देखा है, तुम देख लेना घर पे। हम देखते हैं कि पानी का स्तर बदला नहीं है, पानी का स्तर बदला नहीं है। अर्थात इससे क्या साबित होता है? घुली हुई चीनी पानी के कणों के बीच, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान में, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान में बैठ जाती है। इससे सिद्ध होता है, इस प्रयोग से क्या सिद्ध हो गया? इससे सिद्ध होता है कि
किसी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। ऐसे आप अच्छे से समझा गया होगा तो पार पड़ेगी भाई। देखो लिखना भी, नोट्स लिखना भी एक कला होती है। आप किस चीज़ को कम शब्दों में, बहुत ज़्यादा कम शब्द भी नहीं लिखने, लेकिन कम शब्दों में कितना अच्छा बता पाते हो। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो एग्जाम में तुम्हारे आ जावे कि किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो ये प्रयोग डायग्राम बना के आना है और ये बातें लिख के आनी है कि भाई देखो मैंने सिद्ध कर दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। अब अपन क्या करेंगे, इससे बातें, बहुत बारीक बातें और लिखेंगे कि किस पदार्थ में क्या, इतना आप लिख लो। ये तुम्हारा प्रयोग खत्म हो गया। अभी मैंने पॉइंट को ख़त्म नहीं किया है, अभी मैंने बताया है तुम्हें कि रिक्त स्थान पाया जाता है। अब विशेष बातें इसी पॉइंट में आगे चलती रहेंगी। जैसे पदार्थ की आपको पता है 3 अवस्थाएं होती हैं, मेनली 3 होती है। उच्च क्लासेज में 4 या 5 भी पढ़ सकते हो, एमएससी तक आप, लेकिन अभी के लिए 3 अवस्थाएं याद रखो, ठोस, द्रव्य, गैस। अब आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा कि ठोस में जगह नहीं दिखती है, यानी ठोस में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना कॉम्पिटिशन में भी। द्रव में थोड़े ज़्यादा रिक्त स्थान बन जाएंगे, क्योंकि द्रव बहता है तो थोड़ा गैप ज़्यादा होता है कणों के बीच में। और गैस में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे इस कमरे में कोई गैस भरी हुई है तो इस गैस के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। कि सर कैसे पता चला, तो हाथ चला के देख लो, रिक्त स्थान खूब ज़्यादा है और आकर्षण बल भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके अंदर कण दूर, गैस में कण क्या होते हैं, दूर दूर, तो दूर दूर होंगे तो बीच में गैप बहुत सारा होगा। द्रव में गैस की तुलना में थोड़ा पास में होंगे, और ठोस में तो एकदम नज़दीक से, जैसे लकड़ी को देखो, लकड़ी के आर पार भी नहीं देख पाओगे आप, इतने कण पास पास में अड़े हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी गैप तो होता है थोड़ा बहुत। तो एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। ठोस पदार्थों में इंपॉर्टेंट है, ठोस पदार्थों में रिक्त स्थान सबसे कम होता है। सही बात है, ठोस पदार्थों में रिक्त स्थान सबसे कम होता है, अच्छी बात। गैस में कणों के बीच, ये रिक्त स्थान किनके बीच है, कणों के बीच रिक्त स्थान सर्वाधिक, सबसे ज्यादा भाई सर्वाधिक होता है, याद रखना सर्वाधिक होता है, गैस में सर्वाधिक होता है। और फिर द्रव में बोलूं तो इन दोनों के बीच का, ठोस से तो ज्यादा रिक्त स्थान होगा लेकिन गैस से कम, बीच में। ये हमेशा द्रव बीच में ही बैठा रहता है इस चीज को लेके। तो मैं क्या कह दूंगा, द्रव में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से तो ज्यादा। सही बात है कि नहीं, जो द्रव में कणों के बीच रिक्त स्थान है वो ठोस से तो क्या हो जाएगा, अधिक, परंतु गैस से क्या होता है, कम होता है, परंतु गैस से कम होता है। 3 बढ़िया बढ़िया प्रश्न और याद कर लो भाई। ठोस पदार्थों में रिक्त स्थान सबसे कम होता है, गैस में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक या सर्वाधिक होता है, और द्रव में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से अधिक परंतु गैस से कम होता है। तीनों पॉइंट आप याद कर लें और इनको नोट डाउन कर लें ध्यान से। अब अपन 2 गुण खत्म कर चुके हैं, तीसरा गुण पढ़ेंगे। तीसरा गुण क्या था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तब तक आप ये नोट डाउन कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। चलो भाई तीसरे गुण में आ जाओ। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो क्या ये कैसे पता चला? अब कुछ चीज़ें तो अपन को देखने से आइडिया लग जाती है, फिर भी इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं अपन। पहले तो इसको इस बात को रिपीट कर देते हैं भाई, पदार्थ के कण क्या होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गति में होते हैं, लिख सकते हैं गति। गति का मतलब क्या होता है? इधर उधर भागते डोलते रहते हैं, इनको चैन नहीं है एक जगह। पदार्थ के कण निरंतर गति में होते हैं अर्थात गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और ये तो आसानी से देखते हो तुम लोग,
कोई भी जैसे प्रयोग करेंगे, अपन 2 प्रयोग से सीखते हैं, आपके एनसीईआरटी के प्रयोग है, यानी किताब पूरी है, बोर्ड से किताब से भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं। प्रयोग नंबर 1, आप शाम को अगरबत्ती जलाते हो भगवान के आगे, और अगरबत्ती किसी कमरे के कोने में लगाई तुमने, थोड़ी देर में देखोगे इंस्टेंटली, थोड़ी देर बाद में वो सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। इसका मतलब क्या समझे, अगरबत्ती से निकलने वाले जो सुगंध के कण हैं वो गति करते 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 तुम्हारे तक पहुंच गए हैं, दूसरे कमरे तक पहुंच गए हैं, तीसरे कमरे तक पहुंच गए हैं, बाहर तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये सबूत है, ये प्रूफ है कि पदार्थ के कण क्या कहते हैं, गति। तुमने यहाँ पे 1 बाल्टी पानी डाला अपने कमरे में, वो दूसरे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसका मतलब भी क्या है, गति तो करते हैं पदार्थ के कण, लेकिन गति कौन कितनी ज़्यादा करता है वो भी अपन को नॉर्मल चीज़ों को देख के पता चल जाएगी। कभी ऐसा देखा कि कोई टेबल पड़ी थी, टेबल के कण गति करते करते पिघल के नीचे पड़ गए, ऐसा नहीं हुआ होगा। इसका मतलब एक बात साफ है कि ठोसों में कण हैं वो गति नहीं करते हैं। इसका मतलब कुछ तो बात है यहाँ पे, मतलब ठोसों में कण है वो गति नहीं करते। तो गति नहीं करते मतलब वो चलते तो नहीं, लेकिन कंपन जरूर करते हैं, ध्यान रखना। कंपन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस। वो थोड़ा बहुत कंपन जो अपनी जगह बदल के दूसरी जगह नहीं जाएंगे। द्रव में और गैस में तो कण हैं, परमाणु में अपनी जगह बदलते रहते हैं, ध्यान रखना। जैसे पानी पड़ा है, समुद्र का पानी है या कोई बाल्टी में पानी पड़ा है, वो पानी के ऊपर वाले कण नीचे चले जाते हैं और नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं। जब तुमने पानी गर्म करे होंगे तब देखा होगा, पानी गर्म करते हैं तो बुलबुले जाते हैं ऊपर की तरफ। इसका मतलब पानी अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। पानी के कण एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ जा पा रहे हैं। ऐसे गैस तो आसानी से चली जाती है। अपनी किचन में कोई सिलेंडर लीक होता है और आपको कितने लोगों को पता चल जाता है आसपास, इसका मतलब वो गैस वहाँ से चल के कहाँ तक चली गई। इसका मतलब सर्वाधिक गतिशीलता पूछे तुम्हें तो सर्वाधिक गति किसके कण करते हैं, गैस के कण सर्वाधिक गति करते हैं, और द्रव के कण बीच वाले वही बीच में रह जाते हैं। और ठोस के कण गति तो नहीं करते लेकिन वो कंपन जरूर करते हैं। कंपन का मतलब होता है एक जगह ही बैठे रहते हैं बट हिलते रहते हैं, हिलते कंपन वाइब्रेशंस करते रहते हैं। जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट मोड पे हो वैसे बारीक वाइब्रेशन करते हैं जो आपको महसूस भी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो मैं क्या कहूँगा, प्रयोग नंबर 1 क्या कहूँगा, कमरे के किसी कोने में अगरबत्ती, ये जला के देख लेना, किसी को भी बात का पता नहीं है तो। कमरे के किसी कोने में अगरबत्ती जलाने पर थोड़ी देर में इसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि सुगंध के कण, यानी सुगंध के कण मतलब उसमें जो पदार्थ मिलाया गया है वो गैस बनता है जलने के कारण, और गैस के कण होते हैं वो गति करते हुए दूसरी जगह जा रहे हैं। तो सुगंध के कण गति करते हुए फैल जाते हैं। देखिए बात, तो एक सबूत तो ये दे दिया भाई। ये किताब का ये ध्यान रखना, किताब आपसे पूछ सकती है कुछ भी, किताब के सिलेबस में कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट नहीं होता। सारी बुक पढ़ना सीखो, पूरी बुक की एक एक लाइन याद करना सीखो कि उसमें क्या बोला गया। कुछ भी फालतू बात नहीं लिखी हुई थी किताबों में। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट टिक लगा लिए 5%, मैं तो इम्पोर्टेंट पढ़ूंगा, वो नहीं एग्जाम में आते आजकल, कुछ भी एग्जाम में आता है। प्रयोग नंबर 2, पानी से भरे गिलास में चाय की बूंद डाल दो आप। किसकी? चाय की बूंद मिलाने पर वह पूरे गिलास में फैल जाती है। देखना, आप मिला के देख लो, पूरा गिलास नीला हो जाएगा, पूरे गिलास में फैल जाती है। तो बात वही हो गई, यहाँ गैस फैल रही है, यहाँ द्रव, शाही कैसा है, द्रव लिक्विड है, वो भी फैल रहा है। इसका मतलब दो प्रूफ दे दिए तुम्हारे को। तो प्रयोग 1 और प्रयोग 2 दोनों तुम्हें लिखने हैं कि कमरे के किसी कोने में अगरबत्ती जलाई,
थोड़ी देर में इसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। इसका अर्थ ये है कि कण क्या करते हैं, गति करते हुए फैल जाते हैं। प्रयोग नंबर 2, पानी से भरे गिलास में स्याही की बूंद मिलाई तो वो पूरे गिलास में फैल गई। तो ये 2 सबूत हो गए तुम्हारे पास कि पदार्थ के कण निरंतर गति में होते हैं। अब इसके की पॉइंट्स, अच्छे वाली जो बातें ठोस द्रव्य के बारे में अपन बात करेंगे वो वाले लिख लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दूं क्या इसको, प्रयोगों को मिटा देता हूं। किसी को आवाज साफ नहीं आ रही हो, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। चलो अब क्या लिखना था, हाँ इसके की पॉइंट्स बच गए। तो मैं क्या कहूँगा, ठोसों में कणों की गतिशीलता नगण्य होती है। नगण्य वर्ड का मतलब, नगण्य का मतलब ना के बराबर, यानी वो इधर उधर नहीं भागते हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं। वहाँ पे वाइब्रेशंस करते हैं, कंपन करते हैं, हिलते डुलते हैं, मुंडी हिलाते रहते हैं, बाकी इधर उधर भागते नहीं हैं। तो ठोस में कणों की गतिशीलता नगण्य होती है, परंतु वह कंपन करते हैं। कंपन, ध्यान रखना कोई पूछे तो ठोस में गतिशीलता नहीं होती है। तो ठोस में कणों की गतिशीलता क्या होती है, नगण्य का मतलब ना के बराबर, यानी थोड़ी बहुत कोई खिसक सकता है, कोई कुछ पदार्थों में, बाकी नहीं खिसकेंगे, परंतु वह कंपन जरूर करते हैं। फिर मैं क्या लिखूंगा, गैसों में कणों की गतिशीलता सर्वाधिक होती है। भाई कैसी होती है, सर्वाधिक। याद कर लो, गैसों में कणों की गतिशीलता क्या होती है, सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा जो भागते हैं वो कण कौन भागते हैं, गैस वाले। एक कण दूसरे कण को कम पकड़ के रखता है, वो भागते बहुत ज़्यादा हैं। तो गैस के कणों में सर्वाधिक गतिशीलता होती है। द्रव में गतिशीलता गैस से तो कम होती है, परंतु वही बात है बीच वाले, परंतु ठोस से ज़्यादा होती है। ये सारे पॉइंट 1 नंबर हैं भाई। तो द्रवों में गतिशीलता, ये मैं लाइन कम ही खींचता हूँ भाई, तुम खींचा करो, आते सुधारो अपनी। द्रव में गतिशीलता गैस से कम होती है, परंतु ठोस से ज़्यादा। तो थोड़ा स्टैंडर्ड इसकी एक चीज़ बना लेते हैं, गतिशीलता का घटता क्रम। कौन सा क्रम, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाओ, कंपटीशन में आ जाओ, घटता क्रम बताओ, गतिशीलता का घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है गतिशीलता, गैस के बाद में किसकी है, द्रव, और द्रव के बाद में किसकी है गतिशीलता, ठोस। याद कर लो। और ऐसा आ जावे, गतिशीलता का बढ़ता क्रम, यानी कम से ज्यादा की ओर जाओ। तो सबसे कम गतिशीलता किसकी, ठोस की। ठोस से ज्यादा बढ़ता क्रम की तरफ जाओ तो द्रव की, और द्रव से ज्यादा गतिशीलता किसकी, गैस की। दोनों क्रमों को ध्यान से देखो, दोनों क्रम देखो। ये कौन सा क्रम है, घटता, गतिशीलता का घटता क्रम ये हो गया, गतिशीलता का बढ़ता क्रम ये हो गया। अच्छे से आप याद कर सकते हो। तो गतिशीलता को आपने बड़ी ध्यान से पढ़ा। गतिशीलता के बारे में आपने क्या जाना कि लगभग सभी पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते हैं, ठोस के कण हैं वो गति नहीं करते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट होते हैं यानी कंपन करते हैं। बाकी द्रव के कण भी गति करते हैं, गैस के कण भी गति करते हैं। 2 प्रयोग पढ़े तुमने, अगरबत्ती वाला, एक कोने में अगरबत्ती जला दो, थोड़ी देर में पूरे घर में फैल जाएगी। इससे ये सिद्ध होता है
कि जो सुगंध के कण हैं वो गति करते 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 वहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा आप गिलास पानी का लिया, बीकर पानी का लिया, उसमें स्याही की बूंद डाली, वो बूंद स्याही की हर जगह मिश्रित हो जाती है। इसका मतलब द्रव के कण भी क्या करते हैं, गति करते हैं। इस प्रकार से आपने कितने गुण पढ़ लिए, 3 गुण, इनको नोट डाउन कीजिए। अब लास्ट गुण बचा है चौथा गुण, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। आज का लास्ट गुण, लास्ट वाला, अब बिलाक्षिक गुण पढ़ रहे थे, चौथा गुण में आ जाओ भाई। ये 2 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है, आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो लास्ट वाला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। इसमें किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी पदार्थ बैठा है एक जगह, ये पदार्थ पूरा इकट्ठा होकर यहाँ पे है, इसका मतलब है एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब बांध के बैठा हुआ है, अपनी ओर खींचता है कि तू मेरे को पकड़ के रख, मैं तेरे को पकड़ के रखता हूँ। ऐसे कण एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तभी किसी पदार्थ का अस्तित्व हो सकता है। वरना ये कण अभी मना कर दे कि हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को पकड़ के नहीं बैठेंगे, तो ये क्या होंगे, ये सारे कण बिखर जाएंगे। तो पदार्थ नहीं रहेगा, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे तो किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब अपनी बॉडी को ही देख लो, ये जो स्ट्रक्चर है उसमें सारी कोशिकाएं एक दूसरे को बांध के बैठी हुई हैं, तभी अपनी स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है, अपने शेप, अपनी अंगुलियों हाथों की शेप दिखती है। तो किसी भी पदार्थ की शेप का कारण ही आकर्षण बल है। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को बांध के रखना, जोड़ के रखना, एकता रखना, संगठन रखना। तो अपन बात करते हैं, इसको लिखना ही आना चाहिए और कुछ भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या कहूँगा, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। यह आकर्षण बल, देखो हर पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। किसी पदार्थ में आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, तो कण एक दूसरे के बिल्कुल पास में मजबूती से बंधे हुए होते हैं। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है आपको, ठोसों में। ठोस में कण बहुत ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। फिर उससे हल्के कण द्रव में बंधे हुए रहते हैं। और सबसे कम कण जो आकर्षण बल लगाते हैं वो गैस में लगाते हैं। गैस में फ्री माइंडेड होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो गतिशीलता का उल्टा सीख लो आप, जिसकी गतिशीलता ज़्यादा तो उसका आकर्षण बल कम। क्यों, आकर्षण कमजोर होगा तो कण एक दूसरे को फ्री रखेंगे, तो वो गति कर पाएगा। अब ठोसों में आपको पता है गतिशीलता क्या होती थी, ना के बराबर। वो ना के बराबर गति करते हैं, इसका मतलब इसको कि बांध रखा है। किसने बांध रखा है, कणों ने एक दूसरे को इतनी मजबूती से बांध रखा है कि वो गति नहीं कर सकते। इसका मतलब गतिशीलता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, गतिशीलता सबसे ज़्यादा गैस में पाई जाती है, लेकिन आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ठोस में। और गैस में आकर्षण बल सबसे कमजोर। गतिशीलता का उल्टा याद कर लो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। यह आकर्षण बल, इसी आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। किसी पदार्थ लोहे में अलग मिलेगा, पानी में आकर्षण बल अलग मिलेगा, हाइड्रोजन गैस में अलग मिलेगा, टेबल में आकर्षण बल अलग मिलेगा। हर पदार्थ में अलग अलग आकर्षण बल का लेवल होता है। उसी अनुसार कोई पदार्थ सख्त और कोमल, द्रव, ठोस होता है आकर्षण बल के कारण। तो पदार्थ में आकर्षण बल का प्रभाव अलग अलग होता है भाई। क्या होता है, अलग अलग होता है, सब में सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। अब की पॉइंट्स लिख दूंगा वही। ठोसों में सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है। उल्टा हो गया काम, क्या है, सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है। गैस में सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। सबसे कम, ध्यान रखना, सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। और गैस के, वो द्रव के क्या हाल चाल है, द्रव में ठोस व गैस का मध्यम आकर्षण बल, यानी बीच का, ठोस से तो कम और गैस से ज्यादा। तो द्रव में ठोस व गैस का मध्यम आकर्षण बल
पाया जाता है। तो मैं आकर्षण बल का क्रम लिख सकता हूँ आकर्षण कणों के बीच, ये आकर्षण बल किसके बीच है? कणों के बीच आकर्षण बल का घटता क्रम मान लो। कौन सा क्रम लिखूं पहले? घटता क्रम। तो सबसे ज्यादा आकर्षण किसके बीच होता है भाई? ठोस के बीच। अब घटते घटते की तरह पाओ, ठोस से कम आकर्षण बल किसके बीच होता है? द्रव के बीच। और द्रव से कम आकर्षण बल किसके बीच होता है? गैस के बीच। बारीकी से पढ़ो चीजों को। फिर इसका बढ़ता क्रम भी लिख सकता हूं, कणों के बीच आकर्षण बल का बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब पहले सबसे कम आकर्षण बल जिसमें है, फिर बढ़ता बढ़ता बढ़ता। तो सबसे कम आकर्षण बल किसमें है भाई? गैस में। फिर ये द्रव तो हमेशा ही बीच में आएगा, फिर द्रव में, और फिर किसमें? ठोस में। सबसे ज़्यादा आकर्षण किसमें है रे? ठोस में। गतिशीलता। अब बताओ, आप चारों प्रॉपर्टियां आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि लिख लिए बस मजे, आप इनको लिखो और अच्छे से वापस से बारीकी से पढ़ो। नोट्स में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उससे डाउनलोड कर लेना। और उसको यदि मान लो कहीं बोर्ड पे कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, सही से दिखा नहीं हो, या वीडियो में लिखने में तकलीफ आ रही हो, तो उस पीडीएफ से आप खुद नोट्स, ऐसा नहीं कि पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो। यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो पीडीएफ को पढ़ के भी काम चला सकते हो। लेकिन जब खुद अपने हाथ से नोट्स लिखोगे ना, तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। उससे करने से आप बहुत आगे जा सकते हो। खुद के हाथ से नोट्स लिखे हुए आपकी एक दो बार लिखोगे तो आदत में आ जाती है चीज़ें, कैसे लिखी जाती हैं, कैसे समझाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो पूरे 9th क्लास वाले दोस्तों को शेयर करो, 9th वालों को, 10th वालों को जनरल नॉलेज जो पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करो। उनको बताओ भाई ये 9th क्लास के वीडियो इस पर रेगुलर आते रहेंगे और पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। किसी भी चीज़ को आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले आसानी से यहाँ से अपनी पूरी साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपके पास नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो तुरंत आप उनको देखते जाएं, डिले ना करें। एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक देखें जब तक कि आपकी समझ में नहीं आए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।